देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। आज विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई है और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। हालांकि आपको बताते चले कि खड़गे ने इस पर कहा है कि पहले चुनाव जीतेंगे, फिर देखेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। इसके बाद दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित इस बैठक में 28 दलों के दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं ईवीएम, सीट बंटवारे समेत कई मुद्दे रखे गए जिन पर मंथन हुआ है। देश में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन न करने के बाद कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में विपक्षी दलों को साधने की पूरी कोशिश की है। बैठक में सीट शेयरिंग, ईवीएम समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। हालांकि सबसे अहम प्रस्ताव गठबंधन की ओर से पीएम फेस को लेकर रहा है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी को लड़ना होगा और हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तो चौथी बैठक जो है वो अशोका होटल में हुई है। अहम बैठक हुई है। इस बैठक में तमाम नेता मौजूद रहे हैं। तंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लोगन दिए, सभी किए, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोकसभा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था। हम पहले से भी यही कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आइए, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराइए, मालूमात कराइए लोकसभा को और राज्यसभा को। लेकिन उन्होंने नहीं माना। मेरे को समझ में नहीं आता, सदन इधर चल रहा है, ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है, मोदी जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं, ये क्या है? तो गठबंधन की बैठक खत्म हुई है, लेकिन बैठक के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। 151 सांसदों के निलंबन पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 22 दिसंबर को पूरा विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन आगे का चुनाव, लोकसभा चुनाव मजबूती के साथ और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा। वहीं आपको बताते चले कि इस बैठक में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा हुई है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे रखा है, जिसका समर्थन राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि उम्मीदवार को लेकर अभी हम बात नहीं करना चाहते हैं, पहले हम जीत कर आएंगे, इसके बाद ये तमाम चीजें तय होंगी। वहीं आपको बताते चले कि सीट शेयरिंग को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। वहीं कांग्रेस की
हार जो करारी हार हुई है उसको लेकर भी चर्चा हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हिंदी पट्टी में कहीं भी नजर नहीं आई है और बीजेपी की यहां पर भव्य जीत हुई है, जिसको लेकर भी मंथन हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील सीधा न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। ओमशील, जिस तरीके से बैठक, चौथी बैठक हुई है, इसके बाद इस बैठक में कौन से मुद्दे प्रमुखता में रहे हैं और क्या कुछ मंथन के बाद निकलकर सामने आया है, विस्तार से बताएं। देखिए सत्यम, अगर हम बात करें, ये चौथी दौर की बैठक है इंडिया गठबंधन की। पहले पटना में बैठक होती है, बेंगलोर, फिर मुंबई, और ये तीसरी बैठक दिल्ली में आयोजित होती है। अब इस बैठक में यही कयास लगाए जा रहे थे कि सीट बंटवारे को लेकर उस पर जोर दिया जाएगा, उस पर फैसला आएगा। पर सीट बंटवारा तो एक मुद्दा है ही, और एक साथ ही एक बहुत बड़ा मुद्दा ये हो जाता है कि पार्टी, इस गठबंधन को हम एकजुट कैसे रखें। और अगर आपको बता दूं, अगर टीएमसी की अगर हम बात करें, टीएमसी खासा नाराजगी अभी जता रही है। ममता बनर्जी खासा नाराज है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है उससे मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है ये जो धीरे धीरे फैसले लिए जा रहे हैं, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि सीट बंटवारे पर जल्द से जल्द फैसला हो। वेस्ट बंगाल में जितनी भी सारी सीटें हैं उसको लेकर पहले फैसला हो, राज्य दर राज्य में जितने सारे फैसले हैं उस पर पहले फैसला हो। बहरहाल ममता बनर्जी ने खरगे का संयोजक के नाम पर उनका नाम आगे भी बढ़ाया है। पर देखने वाली बात ओमशील, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अंशु अवस्थी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अंशु अवस्थी जी, जिस तरीके से चौथी बैठक हुई है, पूरे देश भर की निगाहें इस पर टिकी हुई थी, अब क्या लगता है आगे की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि इस पर तमाम चीजों को लेकर मंथन हुआ है। विषय थे गठबंधन में कैसे हम सीटों का बंटवारा करेंगे, क्या रणनीति होगी, और हमको बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी, महंगाई आज 45 साल में सबसे ज्यादा है, किसान परेशान है, एमएसपी के लिए पीड़ित है, देश के आम आदमी की आय घट रही, तो ये सारे मुद्दे हैं। इस पर हम रणनीति बना रहे हैं कि इन सारे मुद्दों से निजात दिलाने के लिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का जनता का मन बन चुका है। तो किस तरीके से क्या रणनीति बनाई जाए, तो इसी को लेकर सारी बैठक हुई है। हमारे जो सभी साथी राजनीतिक दल हैं तो वो हमारे साथ है और निश्चित तौर से इसका फायदा हमें मिलेगा। और आप यकीन रखिए कि 2024 में देश के जनमानस ने बदलाव करने का मन बना लिया है। जनता बदलाव करने जा रही है। 2024 में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि लोग पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं, और सरकार आवाज उठाने पर ईडी सीबीआई भेजकर लोगों की आवाज को दबा रही है। तो आप देखिए कि किस तरीके से 100 से ज्यादा किया गया। अंशु अवस्थी जी, जो ये बैठक हुई है इसमें संयोजक को लेकर अलग अलग सुर सामने निकल कर आए हैं, चाहे फिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो, उसको लेकर भी अलग अलग पार्टियों की अलग अलग यहां पर बातें सामने निकल कर आई हैं। ऐसे में क्या लगता है आगे चलकर ये गठबंधन एकजुटता दिखा पाएगा, एक साथ रह पाएगा? कि कांग्रेस पार्टी इन सभी चुनौतियों से निपटने में बहुत ही सक्षम है। हमारे पास एक लंबा अच्छा खासा अनुभव है। हमने 565 रियासतों का जब विलय करके इस देश को बनाने की पहल की थी, तो चुनौतियां तो तब भी थी। हम चुनौतियों से व्यवस्था बनाए, तो जहां 1600 भाषाएं हैं, जातियां हैं, अलग अलग पंथ हैं, मजहब हैं, तो चुनौतियां तो ये हैं, और यही तो डेमोक्रेसी है। सब अलग अलग बात। अंशु जी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, ब्रेक हो रही बहुत ज्यादा। एक बार फिर से संपर्क आपसे साधने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल टीम हमारी इस चीज को सही करने में जुटी हुई है, लेकिन आपको बताते चले कि जो ये बैठक हुई है इसमें तमाम चीजों को लेकर मंथन हुआ है, और इस मंथन के बाद अब इस नतीजे पर इंडिया गठबंधन पहुंचा है। भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भुवन जी, जिस तरीके से बैठक हुई है
और बैठक से पहले की अगर तस्वीर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव थे उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी छींटाकशी देखने को मिली है। ऐसे में क्या लगता है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, क्या सभी एक साथ रहकर चुनाव लड़ पाएंगे या फिर इसी तरीके की चीजें सामने आती रहेंगी? पवन जी से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये बैठक हो रही थी। बैठक में तमाम दल के नेता मौजूद थे, नीतीश कुमार भी मौजूद थे। हेलो भुवन जी एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ हैं। भुवन जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था उस दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी वार पलटवार का दौर देखने को मिला, एक दूसरे पर आरोप भी लगाते नजर आए, तो क्या लगता है आगे की रणनीति क्या होगी? क्या आप लोग एक साथ रहकर आगे का चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, आज देश में जो हालात हैं और जिस प्रकार हम देख पा रहे हैं, जो केंद्र की सरकार है जी, वो तानाशाह हो चुकी है। एक साथ इतने सांसदों का निलंबन देश की आजादी के बाद प्रथम बार हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, आज जरूरत है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की और देश को बचाने की। और माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा कहते रहे हैं और उन्होंने पहले भी कांग्रेस के साथ, बीएसपी के साथ बड़े हृदय से उन्होंने गठबंधन करने का काम करा है। और उनकी लड़ाई केवल एक ही है। उन्होंने कहा है हम जो लड़ाई को लड़ रहे हैं वो लड़ाई को लड़ रहे हैं पीडीए की, जाति जनगणना की और सामाजिक न्याय की। हम लोग इस लड़ाई के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि जो गठबंधन है वो केवल हराएगा भारतीय जनता पार्टी को। पीडीए प्लस इंडिया मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करने का काम करेगा। हाँ भुवन भास्कर, लेकिन दिल्ली का रास्ता जो जाता है वो उत्तर प्रदेश से होते हुआ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का दबदबा भी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक है। ऐसे में सीट शेयरिंग की जब बात आती है तो किस तरीके से इस चुनौती को सामना कर पाएंगे आप लोग? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ सीट शेयरिंग का कोई मुद्दा नहीं है। सीट शेयरिंग से बड़ा मुद्दा है देश बचाने का, संविधान को बचाने का और लोकतंत्र को बचाने का। और समाजवादियों ने को लड़ने का काम करा है। अच्छा, प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी तमाम बातें चल रही थी कि आखिर एक तरफ नीतीश के समर्थक कह रहे थे कि नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाया जाए, तो वहीं समाजवादी पार्टी के समर्थक कह रहे थे कि अखिलेश यादव को बनाया जाए। ऐसे में कौन होगा विपक्ष का चेहरा? देखिए, ये तो देखिए हर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी बने। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जब आप जैसे पत्रकारों ने उनसे पूछा, उन्हें कहने का काम करा मैं इतना बड़ा सपना देखता। और निश्चित तौर पे हम लोग बड़ी लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो बड़ी है, जाति जनगणना की जो लड़ाई है वो बड़ी है। और हम निश्चित तौर पे हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का हमारा फोकस है। और माननीय अखिलेश यादव जी के लिए जो होगा वो देश तय समय पर तय कर लेगा। ठीक है भुवन भास्कर, लेकिन बयानबाजियों पर किस तरीके से लगाम लगेगी? क्योंकि पिछले दिनों बयानबाजी जो है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की अलग अलग तरीके से सामने निकल कर आई, चाहे वो सनातन को लेकर हो, चाहे रामचरितमानस को लेकर हो। भुवन भास्कर जी, संपर्क टूट गया है भुवन जी से, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ओमशील के पास चलेंगे। भुवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओमशील हमारे संवाददाता लगातार न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमशील, यहां पर चर्चा तो तमाम चीजों को लेकर हुई, मंथन हुआ सीट शेयरिंग को लेकर और पीएम पद के चेहरे को लेकर, लेकिन जो बयानबाजियां देखने को मिली पिछले दिनों वो किस तरीके से बंद होंगी? क्योंकि इस तरीके की बयानबाजियां देश में एक अलग माहौल खड़ा कर रही हैं। बिल्कुल सत्यम, क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस तरीके से बयानबाजियां चल रही हैं, चाहे हम वो मध्य प्रदेश की बात कर लें जो विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ, या फिर हम कुछ दिन पहले जो अजय राय ने जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यूपी से हैं, उन्होंने अखिलेश यादव पर बयानबाजी किया था। तो वो ये बयानबाजी लगातार चल रही है और जो ममता बनर्जी है इसी से खासा नाराज है। वो एकदम बिल्कुल जो ये सारी चीजें चल रही वो उससे बिल्कुल नाखुश है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी कुछ हो रहा है मुझे नहीं लगता कि
सही है। आप पहले तो जल्द से जल्द आप सीट बंटवारे को लेकर आप फैसला सुनाए। उन्होंने डेडलाइन दिया है 31 दिसंबर तक का, पर इस बीच अब बड़ी खबर ये आ रही है सत्यम कि ये बहुत बड़ी खबर है अभी तक की कि 30 जनवरी से चुनाव प्रचार इंडिया गठबंधन शुरू करेगी अपना, और पहला जो प्रचार होगा वहां पर, पहली जो रैली होगी उनकी पहली रैली पटना में होने वाली है, पटना के गांधी मैदान से होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और पटना से आपको याद होगा कि पटना से ही इस बैठक की शुरुआत हुई थी, नीतीश कुमार के संरक्षण में ये बैठक की शुरुआत हुई थी और पहली रैली पटना के गांधी मैदान में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि 30 जनवरी से पहला प्रचार इंडिया गठबंधन का होगा सत्यम, क्योंकि ये जो लगातार जो ये बयानबाजी भी चल रही है, अभी अगर खरगे की बात करें तो खरगे का साफ तौर पर यही कहना है कि खरगे जो लगातार ये बोल रहे हैं कि अभी हम प्रधानमंत्री के चेहरे पर नहीं देख रहे, पहले हम चुनाव को फोकस करेंगे, पहले हम चुनाव जीतेंगे, उसके बाद हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट पर हम सामने आएंगे, हम अपना रुख सामने करेंगे। अब पहले हमारा सीधा सा मकसद यही है कि हम चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें, और हम एकजुटता के साथ चुनाव लड़ें। आपको एक और चीज बता दूं कि अभी 22 दिसंबर को इंडिया गठबंधन जो जितने भी सारे निलंबित किए गए सांसद हैं उनको लेकर देश भर में प्रदर्शन करने वाली है, और ये प्रदर्शन किस दर्जे का होता है, किस स्तर पर यह प्रदर्शन होता है, वो देखने वाली बात होगी। और अगर बात करें अगर हम बैठक की, तो बैठक में कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुए हैं। आपको बता दूं ईवीएम पर भी चर्चा हुई है, और बैठक में यह भी फैसला लिया गया है सत्यम कि ये जितने भी इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता है, जितने भी एलाई पार्टनर हैं, जितने भी विपक्षी नेता हैं, वो इलेक्शन कमीशन से जाके मिलेंगे, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से जाकर मिलेंगे, उनके साथ भी बैठक करेंगे कि कहां पर दिक्कतें आती है। उनका साफ तौर पर कहीं ना कहीं मांग है कि वॉयलेट पेपर पे चुनाव हो, क्योंकि उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इस बयान के बाद यही लगता है कि उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। बहरहाल बीजेपी लगातार इन पर आरोप लगाते आई है कि ये जो इनका जो ये फैसला है, जब भी जिस राज्य में चुनाव जीतते हैं वहां पर ईवीएम सही हो जाता है, जहां ये हारते हैं ईवीएम खराब हो जाता है। तो तमाम ये जो आरोप प्रत्यारोप की जो ये राजनीति है, अभी ये तूल पकड़ते हुए नजर आ रही है। खरगे का भी साफ तौर पर कहना था कि जब सदन चल रहा होता है तो प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में जाके तमाम चीज का उद्घाटन करते हैं, और वो वाराणसी घूमते हैं। सदन में इतनी बड़ी चूक हुई, सुरक्षा में चूक हुई, उस पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। अमित शाह से बयान मांगा जा रहा है तो 151 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर खरगे के द्वारा लगाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर बीजेपी की क्या रुख रहती है सत्यम। इसके साथ साथ जिस तरीके से प्रदर्शन की भी बात की जा रही है कि 22 दिसंबर को प्रदर्शन किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है और किस तरीके का प्रदर्शन होगा? देखिए सत्यम, ये जो 22 दिसंबर को ये जो प्रदर्शन होने वाली है, आपको बता दूं देश के इतिहास में पहली बार 151 सांसदों का निलंबन हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर। तो ये प्रदर्शन जितनी भी 28 जो इनकी अलाई पार्टी है वो पूरे देश भर में करेगी। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार में आरजेडी से जितने भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं उनका प्रदर्शन होगा, टीएमसी करेगी, आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि इनके जितने भी सांसद हैं इनको भी निलंबित किया गया है। आपको बता दूं कि लगातार जो सांसद है वो इसकी भी तैयारी में है कि हम सदन का घेराव करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। तो लगातार ये प्रदर्शन जारी है। विपक्ष का साफ तौर पर यही कहना है कि सिर्फ गृह मंत्री का एक बयान के लिए कि सुरक्षा में ये चूक क्यों हुई, वो इस पर बयान दे देते तो इतनी बड़ी चीज होती ही नहीं, हंगामा करने का भी जरूरत नहीं होता। पर ये चीज अब हो रहा है और इसी को लेकर उनकी निलंबन हुई है। और तमाम जो इनको जो ये इनरिस्पॉन्सिबल चीज करते हैं सदन में, बीजेपी का भी साथ तौर पर कहना है अनुशासनहीनता हो। गणेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। गणेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। गणेंद्र जी, जो बैठक हुई है, इस बैठक के बाद आप क्या उम्मीदें लगाएं? आगे सब कुछ सही रहेगा? और गणेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से ओमशील का रुख करेंगे। ओमशील, मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूं। ओमशील, जिस तरीके से बैठक हुई है, बैठक में सीट शेयरिंग हो या फिर पीएम का चेहरा हो, कौन उम्मीदवार होगा, ये चीजें अभी तक साफ नहीं हो पाई हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए आगे कितनी बड़ी ये चुनौती होगी?
तरीके से अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो लंबी फहरिस्त प्रधानमंत्री कैंडिडेट को लेकर हमें दिखती है। चाहे वो चर्चा में ले लें नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के जितने कुछ नेता शुरुआती दिनों में हमें देखने को मिला था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर जेडीयू कार्यकर्ता, जेडीयू के कई सारे नेता वो सामने आए थे कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट नीतीश कुमार ही होने चाहिए। वही आम आदमी पार्टी की बात कर ले, आम आदमी पार्टी उभरती हुई पार्टी है, दिल्ली में उसकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, हरियाणा में भी ताल ठोक रहे हैं, गुजरात में उन्होंने चुनाव लड़ा और राजस्थान में भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। और तो तमाम ऐसे है। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाना चाहिए। तो वहीं शरद पवार एक सीनियर चेहरा आते हैं, कुछ दिन पहले उन पर भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो भी होंगे। एक तरफ राहुल गांधी हैं, अब खरगे का भी नाम धीरे धीरे सामने आ रहा है, पर खरगे एक साफ तौर पर इसको नकारते हुए नजर आ रहे हैं। पर सवाल ये है कि इतने सारे चेहरों में से एक चेहरा कौन निकल कर आएगा। मुझे लगता है कि ये जो अभी ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट को लेकर अभी ये चीजें दबाई गई हैं कि जब हम जीत कर आएंगे, जब हम चुनाव लड़ लेंगे, उसके बाद ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट हम जाहिर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी में माफ कीजिएगा, गठबंधन में टूट ना हो, अलायंस में टूट ना हो, अलायंस एकजुट रहे, उसको लेकर ये फैसला लिया गया है कि किसी की भी नाराजगी हमें देखने को ना मिले। बहरहाल अब जिस तरीके से बयानबाजी होती है, क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे, चाहे हम वो एमके स्टालिन के बेटे की बात कर ले, उन्होंने जिस तरीके से सनातन पर हमला किया, सत्यम, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सारे नेता है वो लगातार इस पर घेरते हुए नजर आए उसको कि वो सनातन पर हमला करते हैं। तो वो जो उनके राज्य के जो जितने भी सारे वोटर्स हैं उनको तो लुभाने में वो सक्षम रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही आरोप लगता है वो खासा वोट बैंक को वो तलाशते हैं, एक समुदाय विशेष को देखते हुए वो इस तरीके के बयान देते हैं। पर इसका खामियाजा उन्हें इंडिया अलायंस को हिंदी पट्टी के जितने भी राज्य हैं उसमें नतीजा देखने को मिलेगा, उसमें नतीजा भुगतना होगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, और मध्य प्रदेश में टक्कर का मुकाबला था और कांग्रेस लगातार बोल रही थी कि हम सरकार यहां पर बनाएंगे, पर तीनों राज्य में कांग्रेस की हार होती है, हिंदी पट्टी के तीनों राज्य में। तो कहीं ना कहीं ये छवि विपक्ष की धूमिल हुई है, इसलिए और कांग्रेस की धूमिल हुई है, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर अब जा सकती है। यही कारण है कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, चाहे हम ममता बनर्जी की बात कर ले, अखिलेश यादव की बात कर ले, वो कांग्रेस पर दबाव बनाना चाह रही है कि आप कम से कम सीटों पर लड़ें। अब सवाल यह है कि जो नीतीश कुमार हैं या फिर ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि आप पहले बंगाल राज्य के जितने भी सीट हैं उस पर आप पहले उम्मीदवार की घोषणा कीजिए, जल्द से जल्द उम्मीदवार की घोषणा कीजिए। क्योंकि आपको बता दूं टीएमसी भी अलायंस में है और लेफ्ट भी अलायंस में है, तो इन लोग दोनों में कैसी गठजोड़ बनती है, क्योंकि इनकी अगर हम बात करें तो प्रदेश की, अगर हम ठीक है मुश्किल वापस आएंगे। सीमा मलिक हमारे साथ जुड़ गई हैं, शरद पवार गुट की प्रवक्ता हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी, जिस तरीके से बैठक हुई है, बैठक के बाद अभी भी चुनौतियां जो हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए खत्म नहीं हुई हैं। अभी भी जिन चीजों पर मंथन होना था, अभी भी चीजें साफ होकर नहीं सामने आ पाई हैं, जैसे कि सीट शेयरिंग का मुद्दा हुआ और पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, वो चेहरे का मुद्दा हुआ। तो ऐसे में आगे और क्या चुनौती, और इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा इंडिया गठबंधन? देखिए, आज की मीटिंग जो है बहुत अच्छे माहौल में और बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई है और काफी चीजें उसमें डिस्कस हुई है और फ्रीक्वेंट मीटिंग्स आगे भी होती रहेंगी। तो देखिए, आज जो हम लोग का जो मेन इशू है, बेसिकली जो आज जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है, उसके ऊपर हम लोग सब एक जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो आई हैं। और देखिए, इश्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट देन अ फेस। तो प्राइम मिनिस्टर का फेस डिसाइड होना और ये सब चीजें एक सेकेंडरी उस पर आती हैं। और जो जैसा कि सभी ने ये बात कही है कि जो मेन इश्यूज हैं कंट्री के, जिससे आज मतलब जो हाल है कंट्री का, उसके ऊपर हम लोग सब साथ आए हैं। और आप देखिए, सीट शेयरिंग वगैरह के लिए भी इनिशियल टॉक्स हुई है। कांग्रेस ने भी कमेटी बनाई है, 4 मेंबर्स कमेटी बनाई है, हेडेड बाय मोहन राकेश जी। ये सब चीजें आप लोग को बताई हैं। तो चीजें प्रोग्रेस में हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ होगा। आप देखिएगा, whether it is seat sharing, and we are going to work on a common minimum program,
एंड अगर आपने मुझे बुलाया तो देखिए आपके प्लेटफॉर्म पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी जी जी कि जिस तरह से आज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया है, जी दैट इज वेरी मतलब हम बहुत स्ट्रांगली कंडम करते हैं इसको। मतलब ये क्या है, इसको क्या मतलब आप सोचिए क्या किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, क्या बिना ऑपोजिशन के लिए पार्लियामेंट चलता है? द पार्लियामेंट इज अबाउट 3 Ds जिसको हम कहते हैं ना, डिबेट, डिस्कशन एंड डायलॉग। तो अगर वहाँ पे डायलॉग नहीं है तो कोई गूंगे बहरे बन के वहाँ पे तो पार्लियामेंटेरियंस वैसे नहीं रहेंगे। और अगर एक बहुत जेन्युइन चीज के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, इट वाज अ बिग सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, उसके लिए अगर हम सवाल उठाते हैं, अगर हम किसानों के लिए सवाल उठाते हैं, तो उसके लिए अगर पार्लियामेंटेरियंस, इतने पार्लियामेंटेरियंस आज तक कभी हिस्ट्री में सस्पेंड नहीं किए गए, तो मैं जरूर आपसे इस मंच से कहना चाहूंगी कि हम स्ट्रांगली। लेकिन मैम एक मैं बताना चाहता हूं जो मेरे याद में है कि 1989 में जब कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, तब जरूर ऐसा हुआ था कि 63 या 65 के अप्रॉक्स एमपी जो थे वो निलंबित किए गए थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। ओमशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो अब खत्म हो गई है, इसमें तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इन निर्णयों के बावजूद अब ये जो इंडिया गठबंधन है वो किस तरीके से आगे चलता है मजबूती के साथ। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।